हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशियो पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। अभी लास्ट टाइम हमने श्रीनिवास से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसमें कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम था कि मैम आपने उसमें आंसर्स नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैंने आंसर्स आप लोगों को बोल करके बताया था। तो इस बार मैंने जो लास्ट वाला वीडियो है उसके क्वेश्चंस ऐड किए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जितने भी रिमेनिंग थे वो सारे ऐड करके ये पूरा फुल जितना भी एम एन श्रीनिवास का क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और अभी आप जो वीडियो देख रहे थे, अब मैं उसको रिमूव कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि उसके सारे क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। और आप सभी कह रहे हैं कि पेपर 2 और पेपर 3 से रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको प्रोवाइड करने की, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पेपर 1 कंप्लीट करूं, ठीक है। और वैसे तो मुझे आपको क्लास में सारी चीज़ें बतानी चाहिए, बट आपकी हेल्प के लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। मेरी ये कोई ड्यूटी नहीं है कि मैं वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा आपके साथ हेल्प कर सकती हूँ आपकी, तो इसलिए मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और मुझे रिस्पॉन्स भी ज़रूर दीजिए। आप सबके मैं कमेंट लगातार पढ़ रही हूँ, बट रिप्लाई करने का इस वक्त टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका बहुत सारी डिपार्टमेंटल वर्क चल रहा है इस वक्त, ठीक है। लेकिन आप लोग मुझे रिप्लाई किया करो, मुझे कमेंट किया करो, मैं सब पढ़ती हूँ। और सच में आप लोगों के जो लाइक्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, ठीक है, और जो मुझे पता चलता है कि हाँ कितना लोगों ने देखा है ना, कितनी देर तक देखा है, तो उससे लगता है कि हाँ मैं जो कर रही हूँ उसका कोई मतलब है ना, मेरी मेहनत ख़राब नहीं हो रही है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ रिस्पॉन्स भी ज़रूर किया करो, और मैं लगातार आपको वीडियोस दूंगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, ठीक है। आज मैं क्या करूँगी, एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ूंगी, देन इंग्लिश में पढ़ूंगी, है ना, मतलब बोथ लैंग्वेजेस में पढ़ूंगी। उसके बाद दोनों का आंसर एक साथ दूंगी, ठीक है। तो जब तक मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी आप लोग उसका आंसर गेस करेंगे। तो इस तरीके से आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मतलब जब तक मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ दोनों लैंग्वेजेस के, तब तक आप आंसर गेस कर लिया करो, ठीक है। फिर मैं एक साथ दोनों के ऑप्शन सब सेम है, हिंदी और इंग्लिश, इसलिए एक साथ दोनों का आंसर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्लास करोगे। चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, दक्षिण भारत के मैसूर जिले के रामपुरा गांव पर क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है आपके घुरिये, श्रीनिवास, दुबे, देसाई या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में, हु कंडक्टेड द फील्ड स्टडी ऑन रामपुरा विलेज ऑफ मैसूर, मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर बताना है किसने फील्ड स्टडी कंडक्ट की है, घुरिये ने, श्रीनिवास ने, दुबे, देसाई या नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको इसमें याद क्या रखना है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन में हाईलाइट किया हुआ है आपको याद रखने वाली चीज़ें। आपको हमेशा ये याद रखना है कि साउथ इंडिया का एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम क्या है, मैसूर, और वहाँ का एक गांव है रामपुरा विलेज। तो उस पर स्टडी किसने की है ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग फिर आंसर देख लेते हैं। तो किसने स्टडी की है रामपुरा विलेज में, आप देख सकते हो, श्रीनिवास ने, एम एन श्रीनिवास। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज़ विलेज 1955 में प्रकाशित हुआ। ये पुस्तक किसने लिखी है, रचयिता कौन है इस पुस्तक के, घुरिये, श्रीनिवास, एस सी दुबे, ए आर देसाई या इनमें से कोई नहीं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक इंडियाज़ विलेज? किताब का नाम बहुत मैच होता है, इसलिए मैंने इसी से मैच होता हुआ एक और विलेज का स्टडी है, ठीक है, उसका भी एक नीचे क्वेश्चन रखा हुआ है। तो आप लोग ये लर्न कर लो अभी तुरंत, इंडियाज़ विलेज, ठीक है। किसने लिखी है, घुरिये ने या श्रीनिवास ने या एस सी दुबे ने या ए आर देसाई ने या नन ऑफ दीज। ये स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद रखना, कहाँ पे एस लिखा हुआ है। एक है किताब इंडिया विलेजेस, है ना, तो मतलब आप ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडियाज़ लिखा हुआ है, एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके, देन विलेज, और 1955 में पब्लिश हुई ये बुक। तो ये किसने लिखी है, आंसर देख लेते हैं हम लोग, श्रीनिवास ने, ठीक है। श्रीनिवास की पुस्तक है इंडियाज़ विलेज। देन एक और किताब है इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस,
जो कि 1958 में पब्लिश हुई है ना, वो 1955 में पब्लिश हुई थी और ये पब्लिश हुई 1958 में। तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं आपके J.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, A.R. देसाई या इनमें से कोई नहीं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक इंडियाज चेंजिंग विलेजेस? 1958 में पब्लिश हुई और इसके ऑथर कौन है? J.S. घुरिये, श्रीनिवास, S.C. दुबे या A.R. देसाई या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप लोग अभी तक गेस कर चुके होंगे, कल भी आपको ये वीडियो दिया था मैंने, ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके वीडियो में। तो S.C. दुबे हैं, ठीक है, आंसर है आपका S.C. दुबे, श्रीनिवास नहीं है, S.C. दुबे हैं, ठीक है। S.C. दुबे ने ज़्यादातर अपने टाइम के, जब वो ज़िंदा थे, जब वो काम कर रहे थे अपने टाइम पे, उन्होंने कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ठीक है, उस पर भी वीडियो आएगा। और ये जो आपके श्रीनिवास हैं, ये क्या करते हैं, इंडिया की जो चेंजिंग प्रोसेसेस हैं उसको ऑब्जर्व करते हुए बहुत सारे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं ना। आपने पढ़ा है ना, लौकिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, ब्राह्मणीकरण। तो आप देख रहे हो ना, संस्कृताइजेशन, ब्राह्मणाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके के जेशन लगा हुआ है ना, करण लास्ट में, तो मतलब ये प्रोसेस है। और किस टाइप की प्रोसेस है? जो लगातार मतलब चल रही है हमारे समाज में, और प्रोसेस चल रही है तो मतलब हमारी सोसाइटी को लगातार वो परिवर्तित कर रही है। तो इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट हैं आपके M.N. श्रीनिवास के। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। किशनगढ़ी गांव पर अध्ययन किसने किया है? एक फील्ड है, एक रिसर्च एरिया है, सॉरी, एक अध्ययन आपका क्षेत्र कहेंगे, हाँ। तो कौन सा है? किशनगढ़ी किसने स्टडी किया है? मैकिम मैरियट ने, या रेडफील्ड ने, या S.C. दुबे ने, A.R. देसाई ने, या इनमें से कोई नहीं। हु डिड द स्टडी ऑन विलेज किशनगढ़ी, ठीक है, किशनगढ़ी विलेज पे किसने स्टडी की? मैकिम मैरियट, रेडफील्ड, S.C. दुबे, A.R. देसाई, नन ऑफ दीज। तो आप गेस कर सकते हो, आपको याद होगा, कल ही आपको बताया था। आंसर है आपका मैकिम मैरियट। ये एक विलेज स्टडी है ना, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। फिर आता है आपका अगला सवाल, श्रीनिवास की पुस्तक, श्रीनिवास की प्रथम पुस्तक का नाम बताइए। पहली किताब कौन सी थी श्रीनिवास की? इंडियाज़ विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, रिमेंबर्ड विलेज, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। और आपको ये बता दूं मैं कि ये सारी जितनी भी किताबें हैं, पांचों की पांचों किताबें M.N. श्रीनिवास की ही लिखी हुई हैं। लेकिन आपको बताना है इसमें से पहले सबसे पहली, उनकी जीवन की सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी। नेम द फर्स्ट बुक ऑफ M.N. श्रीनिवास। इंडियाज़ विलेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, बहुत अच्छी किताब है, बहुत फेमस किताब है। द रिमेंबर्ड विलेज, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, या रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो आंसर गेस कर लिया होगा आपने। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर नाम की जो किताब है, ये इनकी जिंदगी की पहली किताब है, ठीक है। संस्कृतिकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? संस्कृताइजेशन आपने पढ़ा है ना, एक तरफा, इससे रिलेटेड एक वीडियो भी है ना, चलो आपको इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका लिंक। एक तरफा है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, या दो तरफा है, या बहुआयामी है, या इनमें से कोई नहीं। व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज सेंसिटाइजेशन? वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, मल्टी साइडेड प्रोसेस, या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा? टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस कैसे होता है? देखो थोड़ा सा बता देती हूँ टू वे प्रोसेस कैसे होता है। कि जैसे आपको M.N. श्रीनिवास ने बताया कि सोसाइटी में क्या होता है, जो लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में स्टेटस जिनका लोअर होता है, ठीक है, और बेसिकली ये होते कौन है? लोअर कास्ट जिन्हें आप कहते हो, है ना, निम्न जातियों की जो परिस्थिति होती है समाज में वो निम्न होती है लोगों की नज़रों में। तो वो लोग क्या करते हैं, जो अपर कास्ट होते हैं या सोसाइटी में जो डोमिनेट करते हैं, उनकी ये लोग इमिटेशन करते हैं, उनको लोग कॉपी करते हैं, ये ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वन साइडेड, कि नीचे वाले लोग ऊपर वाले को कॉपी कर रहे हैं, ये हो गया आपका वन साइडेड। लेकिन M.N. श्रीनिवास ने कहा एक्चुअली ये टू वे प्रोसेस है, ये टू साइडेड प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जब वो लोग देखते हैं अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट में जब घुलने मिलने लगते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग,
लोअर कास्ट की चीज़ों को भी कॉपी करने लगते हैं। जैसे लोअर कास्ट अगर काम करती है कि शूज़ बनाना, है ना, चमड़े का काम करना, या इसी टाइप का, है ना, जानवरों की खाल उतारने का भी काम लोअर कास्ट करते थे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो लोअर कास्ट करती हैं, जैसे शराब पीना, है ना, और धर्म वगैरह में नहीं पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, उनके आडंबरों को नहीं पूरा करना। ठीक है, जितने भी रीति रिवाज होते हैं वो उनको फॉलो नहीं करते। तो ऐसे करके क्या करते हैं, जो अपर कास्ट होते हैं वो भी कभी कभी लोअर कास्ट को कॉपी करने लगते हैं। तो एक तरफ तो नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि लोअर कास्ट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, और दूसरा जो ऊपर वाली कास्ट है वो भी लोअर कास्ट को इमिटेट कर रही है, कॉपी कर रही हैं, उनके जैसे कर रही हैं, है ना। जो नहीं कर पा रहे हैं वो मतलब जो अपने सोचो, अगर मान लो यज्ञ करवाना है, उसमें 10,000 रुपये लगने हैं। ठीक है, और अगर मान लो सारे अपर कास्ट, तो ज़रूरी नहीं है ना अमीर हो, मतलब ज़रूरी नहीं, होते हैं वैसे, है ना, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या था, ऐसे ही कास्ट का इमरजेंस हुआ था। जो पावरफुल थे, जिनके पास पैसा था, वो क्या थे, वो अपर हो गए, और जिनके पास पैसा नहीं था उनको लोअर बना दिया गया। तो सोचो, वही लोग आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, तो पैसा तो हो गई उनके पास, पर सोचो किसी कारण से अगर उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, कर्ज में डूब गए, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ड्रॉट आ गए, कुछ भी हो गया, तो अगर मान लो उनके पास पैसा नहीं है 10,000 का यज्ञ करवाने का, तो वो क्या करेंगे, यज्ञ नहीं करवाएंगे। या अगर वो क्या कर रहे हैं, भगवान ईश्वर पे ज़्यादा श्रद्धा नहीं करना शुरू कर रहे हैं, तो वो क्या करना है, शराब पी रहे हैं। मतलब इस तरीके की चीज़ें अगर वो लोग करना शुरू कर देते हैं, जिनको ज़्यादातर लोअर कास्ट करते हैं, तो ये 2 वे प्रोसेस हो गई कि उधर भी कॉपी कर रहे हैं और इधर से भी कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाले लोग नीचे वाले को कॉपी करते हैं, उसको मजूमदार जी ने कहा है कि ये डीसंस्कृटाइजेशन है। ये क्या है, असंस्कृतिकरण। लेकिन ये वर्ड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। डीसंस्कृटाइजेशन कहने का कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन कहा गया है, आप याद रखो। ठीक है, मतलब अगर आप लोअर कास्ट की चीज़ों को कॉपी कर रहे हो तो आपका असंस्कृतिकरण हो रहा है। आप खुद सोचो, ये क्या सही बात है? बट जो आपके मजूमदार जी हैं वो उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में कौन नकल या अनुकरण करता है? निम्न हिंदू जाति नकल करती है, या जनजाति नकल करती है, या जनजाति और हिंदू जाति यानी 1 और 2 दोनों करते हैं, ये डोमिनेंट कास्ट करती है, या जो प्रभु जाति होती है वो कॉपी करती है। तो संस्कृताइजेशन की प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है, आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। हु कॉपीज और imitates in the process of sensitization according to Srinivas? लोअर हिंदू कास्ट, ट्राइब, बोथ 1 and 2, ये डोमिनेंट कास्ट। तो आपको डेफिनेशन जब आप देखोगे ना, जो आपको वीडियो में बताई है मैंने, तो उससे आपको पता चल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उससे। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बोथ 1 and 2। मीन्स जो निम्न हिंदू जाति होती है यानी कि लोअर हिंदू कास्ट, और जनजाति यानी कि ट्राइब, दोनों ही कॉपी करते हैं किसको? जो सोसाइटी में स्टेटस जिनका हाई होता है। ठीक है, देन अगला सवाल है आपका, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किस प्रकार के कर्मकांड और व्यवहार करने के तरीकों के अनुकरण करने से है? मतलब संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसका रिलेशन किस टाइप का जो व्यवहार है, या कुछ रिचुअल्स मनाए जाते हैं ना, तो उसको ये लोग कॉपी करते हैं। तो वो किस टाइप की चीज़ों को कॉपी करते हैं, कौन से ऐसे रिचुअल्स होते हैं, किस टाइप के रिचुअल्स को कॉपी किया जाता है, तो हम कहते हैं कि हाँ, ये संस्कृतिकरण हो रहा है ना। सवाल अब समझ में आ गया होगा। ऑप्शन है आपके, लघु परंपरा, वृहद परंपरा, या दोनों टाइप की परंपराओं को, या हर टाइप की, जितनी भी सोसाइटी में परंपरा पाई जाती है हर टाइप की परंपरा को ये लोग इमिटेट करते हैं, तो संस्कृताइजेशन होता है। आंसर बताओ। क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन इज रिलेटेड टू इमिटेशन ऑफ विच काइंड ऑफ रिचुअल्स एंड मेथड्स ऑफ बिहेवियर? लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन, या बोथ 1 and 2, या एवरी काइंड ऑफ ट्रेडिशंस? आंसर आपको मालूम होगा, कल बताया था। अभी एक क्वेश्चन आगे और आएगा, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए हैं, तो इसको इसी टाइप से बनाए हैं मैंने ये सारे क्वेश्चन, जिससे आपको एम एन श्रीनिवास के बारे में हर एक फैक्ट क्लियर हो जाए, है ना। ये कहीं से उठाए नहीं है मैंने, आप ये ना सोचना कि कहीं से कॉपी किए हैं मैंने, इसीलिए टाइम लगता है। इसीलिए कहती हूँ कि कोशिश करूँगी कि 2nd और 3rd पेपर के मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि इसी में मेरा इतना टाइम लग जाता है, और डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, आपके मार्क्स अपलोडिंग का टाइम चल रहा है ना, तो वाइवा वगैरह, तो ये सब बड़ा ठीक है। चलो, इसका आंसर है आपका ग्रेट ट्रेडिशन।
तो जो इमिटेशन की प्रोसेस होती है, जिसको हम संस्कृताइजेशन कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं, तो उसमें वृहद परंपराओं को ही सिर्फ कॉपी किया जाता है, सिर्फ अनुकरण किया जाता है वृहद परंपराओं का। और वृहद परंपराएं कौन कौन सी होती हैं वो अभी आपको एक आगे क्वेश्चन में मैंने क्लियर कर दिया है। अब ये सवाल है आपका, क्या संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निर्बाध होती है, हाँ या ना? आंसर बताइए। इज द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन अनअपोज्ड? अनअपोज्ड या निर्बाध का मतलब होता है कि जिसका विरोध ना हो। मान लो नीचे वाली जातियाँ ऊपर वाली जातियों के तौर तरीकों को अपना रही हैं, जबकि आप अगर कुछ पढ़ो, टेक्स्ट पढ़ो या कुछ ऐसे आपके टीवी शोज़ आते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हो कि कैसे अगर नीचे वाले लोग ऊपर वाले लोगों को कॉपी करते हैं, उनके जैसा कोई भी काम करते हैं तो उनको वो लोग रोकते हैं। जाति पंचायतें होती हैं, वो उनको इतना कड़ा दंड देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को बदलना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़े आराम से आप चीज़ों को बदल दोगे समाज में। आप अपने परिवार में ही ले लो, चीज़ों को जो चलती चली आ रही है उनको बदलते हो अगर, तो कितना ज़्यादा आपको अपोज किया जाता है, कितना ज़्यादा आपका विरोध होता है। तो वैसे ही सेम सोसाइटी में भी है ना। तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में आप क्या कर रहे हो, आप मोबिलिटी ला रहे हो ना, आप चेंज ला रहे हो, तो क्या है, बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी होता है अपर कास्ट के थ्रू। तो आंसर है कि अनअपोज्ड नहीं होती है, आंसर इज़ नो, यानी कि नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विज जातियों में कौन सा वर्ण शामिल नहीं होता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि द्विज जातियाँ कौन कौन सी होती हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से बताना है आपको कि कौन सी ऐसी वर्ण है जो द्विज जाति में शामिल नहीं होता है। क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण या 2 और 3 दोनों के दोनों शामिल नहीं होते हैं, बताना है आपको। क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। क्षत्रिय विच वर्णा इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्वाइस बॉर्न कास्ट? विच वर्णा इज नॉट इंक्लूडेड? ठीक है, क्षत्रिय, यहाँ पे देखो फिर से मिस्टेक है, क्षत्रिय वर्णा होगा, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण या बोथ 2 और 3, यानी कि शूद्र और वैश्य दोनों। तो आपका जो, आपको क्लियर कर दूं मैं, जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट होती हैं या आपके द्विज जातियां होती हैं, इसमें क्या होता है, आपके 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण में से 3 जो वर्ण होते हैं वो आपके ट्वाइस बॉर्न कास्ट में आते हैं, ठीक है, या द्विज जातियों में आते हैं। यानी कि शूद्र को छोड़ करके सारे के सारे ट्वाइस बॉर्न कास्ट होती हैं। तो आंसर होगा आपका 2, यानी कि शूद्र जो होता है, शूद्र वर्ण जो होता है वो ट्वाइस बॉर्न कास्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है आपका, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का वास्तविक आदर्श श्रीनिवास ने किसे माना है? ब्राह्मणों को, उच्च हिंदू जातियों को, प्रभु जातियों को या पश्चिमी समाज को? The real ideal of the process of Sanskritization is considered by श्रीनिवास, बताना है आपको, ब्राह्मण्स, अपर हिंदू कास्ट, डोमिनेंट कास्ट या वेस्टर्न सोसाइटी? चलो ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के बारे में ये स्टडी कर रहे थे कूर्ग्स पे, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि, पहले देखा कि ब्राह्मणों को लोग कॉपी कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा ब्राह्मणीकरण होता है या ब्राह्मणाइजेशन होता है। फिर उन्होंने देखा कि जो भी इनको द्विज जातियाँ मिली, जो भी ट्वाइस बॉर्न कास्ट मिली, देखा इन्होंने कि उन सभी को कॉपी करने का काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सीधे ब्राह्मण को कॉपी कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है। ये लोग अपने लोकेलिटी में देखते हैं, लोकल एरिया में देखते हैं, हाँ कौन ठीक ठाक है, और उसको कॉपी करने लगते हैं। और ठीक ठाक कौन होता है, जितनी भी ट्वाइस बॉर्न कास्ट होती हैं, ठीक है, द्विज जातियाँ होती हैं, उनको कॉपी करने लगते हैं। तो इसको इन्होंने कहा कि एक्चुअली में संस्कृताइजेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, संस्कृतिकरण में वास्तविक आदर्श कौन है? तो आप सोच रहे होगे कि उच्च हिंदू जातियाँ, यानी कि जितनी भी द्विज जातियाँ हैं। बिल्कुल गलत। फिर उन्होंने आगे और स्टडी की और फिर उन्होंने पाया कि रियल आइडियल कौन है जिसको लोग कॉपी करते हैं, किसको अपना आइडियल मानते हैं।
फिर उन्होंने देखा कि हर एक एक स्थानीय क्षेत्र में, हर एक एक रीजन में कुछ ऐसी कास्ट्स हैं जिनके पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इस तरीके की कुछ पावर्स हैं, जिसको इन्होंने कहा कि ये डोमिनेंट कास्ट है। तो उसी को लोग कॉपी कर रहे हैं, भले ही वो बहुत ज़्यादा ऊंची जाति ना हो, फिर भी लोग उसको ही कॉपी कर रहे हैं क्योंकि वो डोमिनेटिंग है। ठीक है, वो किसी एरिया में डोमिनेंट कास्ट कहलाती है। तो वास्तविक आदर्श की अगर हम बात करें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में, जिसको लोग कॉपी करना चाहते हैं, तो वो है आपका प्रभु जाति या डोमिनेंट कास्ट। आंसर इज डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जाति व्यवस्था के किस प्रकार के परिवर्तन को स्पष्ट करती है? संरचना के परिवर्तन को, संरचना में परिवर्तन, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को नहीं, या एक और दो, दोनों टाइप के परिवर्तन को। संस्कृतिकरण जब होता है तो किस टाइप का चेंज आता है जाति व्यवस्था में, ये बताना है आपको। द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन एक्सप्लेन्स विच टाइप ऑफ चेंज इन कास्ट सिस्टम। ऑप्शन है आपके चेंज इन स्ट्रक्चर, या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, या और नो एनी चेंज, या बोथ 1 and 2 बोथ चेंजेस। तो क्या चेंज होता है आपका? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया या संस्कृताइजेशन की प्रोसेस में चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, चेंज इन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, बल्कि स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होता है, इसलिए संरचना में परिवर्तन होता है। ठीक है, आंसर है आपका चेंज इन स्ट्रक्चर या संरचना में परिवर्तन। अगला सवाल, असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? अभी आपसे डिस्कस किया था ना, असंस्कृतिकरण या डिसंस्कृताइजेशन में क्या होता है। ऑप्शंस हैं आपके, निम्न जातियों द्वारा अपराधों को बढ़ावा देना, उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का अनुकरण करके मांसाहार का या अपवित्र समझे जाने वाले पेशे का अनुकरण या पेशे को कॉपी करना, निम्न जातियों द्वारा जनजातियों की परंपराओं को अनुकरण करना, या सारे के सारे सब कुछ करते हैं डिसंस्कृताइजेशन में। अपराध भी करते हैं, मांसाहार और अपवित्र समझे जाने वाले पेशे भी अपनाते हैं, और जनजातियों की परंपराओं को भी अपनाते हैं। सवाल है आपका, आज जवाब दीजिए। व्हाट टेक्स द प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ डिसंस्कृताइजेशन, प्रमोटिंग क्राइम्स बाय लोअर कास्ट टू इमिटेट द लोअर कास्ट बाय अपर कास्ट टू फॉलो अ प्रोफेशन कंसिडर्ड टू बी इम्प्योर, है ना, जो इम्प्योर माना जाता है प्रोफेशन, उसको कॉपी करते हैं अपर कास्ट वाले। ठीक है, या फिर ये करते हैं फॉलोइंग द ट्रेडिशंस ऑफ ट्राइब बाय द लोअर कास्ट। ये सारे के सारे क्या करते हैं बताइए? गेस कर लिया होगा आपने। जवाब है आपका उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का अनुकरण करके मांसाहार या अपवित्र समझे जाने वाले पेशे का अनुकरण करना, टू इमिटेट लोअर कास्ट बाय अपर कास्ट टू फॉलो अ प्रोफेशन कंसिडर्ड टू बी इम्प्योर। समझ लेना चीज़ों को। ठीक है, मतलब जो अपर कास्ट होती है वो लोअर कास्ट की चीज़ों को कॉपी करती है, तो उसको मजूमदार जी ने कहा ये डिसंस्कृताइजेशन की प्रोसेस है। ठीक है, या असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया। संस्कृतिकरण किस टाइप की प्रक्रिया, किस प्रकार की प्रक्रिया? ऑप्शन के हिसाब से बताइए किस टाइप की प्रक्रिया। सामूहिक, कुछ परिवार से संबंधित प्रक्रिया, निम्न नहीं है कुछ भी। ठीक है, केवल निम्न जाति से संबंधित प्रक्रिया, या सारी के सारी? सारे के सारे होते हैं इस टाइप के, सब कुछ होता है इसमें। बताइए व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, या विच काइंड ऑफ प्रोसेस इज संस्कृताइजेशन, है ना, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। किस टाइप की संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस है? कलेक्टिव प्रोसेस है, या फ्यू फैमिली रिलेटेड प्रोसेस है, या प्रोसेस रिलेटेड टू लोअर कास्ट ओनली, या ऑल ऑफ द अबव? क्या है बताइए? आंसर है आपका कलेक्टिव प्रोसेस है, ये सामूहिक प्रक्रिया है। मतलब कि जो आप अदर ऑप्शंस देखो कि क्या ये कुछ परिवार से संबंधित प्रक्रिया है, मतलब अगर सोसाइटी में कुछ एक परिवार अपर कास्ट को कॉपी करने लगे तो क्या वो संस्कृताइजेशन है? बिल्कुल नहीं। कुछ परिवार ही अगर 2-4 परिवार कॉपी करें तो वहाँ पे संस्कृतिकरण नहीं होगा। अगर केवल निम्न जाति से संबंधित प्रक्रिया, संस्कृतिकरण में सिर्फ और सिर्फ निम्न जातियां ही कॉपी नहीं करती हैं, बट जिनका स्टेटस सोसाइटी में लो होता है वो सब कॉपी करते हैं। अगर सोसाइटी में मान लीजिए डोमिनेंट कास्ट है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मान लीजिए वैश्य है, ठीक है, वैश्य का डोमिनेंस है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ठीक है, उसके पास लैंड का एक्विजिशन है, सब कुछ है, तो क्या करेंगे, और न्यूमेरिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नंबर्स में भी वो लोग ज़्यादा हैं,
तो वैश्य वहाँ पे पावरफुल हो गए। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में लोग वैश्य की चीज़ों को अपनाएंगे, उनके जैसा दिखने की कोशिश करेंगे ताकि सोसाइटी में उनका रुतबा हो, क्योंकि वहाँ पे वैश्यों का रुतबा है, वो लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो खाली कि आप कहो कि निम्न जाति से संबंधित प्रक्रिया है तो ये सही नहीं होगा। आप अगर कहो कलेक्टिव प्रोसेस है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग करें अगर कॉपी, तो उस इमिटेशन को हम संस्कृताइजेशन नहीं कहते। अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग कॉपी करने लगे किसी कास्ट को या किसी ग्रुप को, तो वो होगा आपका संस्कृताइजेशन, ठीक है। इसलिए ये कलेक्टिव प्रोसेस है, ये एक्यूरेट आंसर है। देन अगला सवाल है आपका, अब देखो इससे समझ जाना बृहद परंपरा के बारे में, ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में। मैंने कॉपी करने के लिए कहा था ना कि किसको कॉपी करते हैं संस्कृताइजेशन के अंदर, किस टाइप की ट्रेडिशन को कॉपी करते हैं, ग्रेट, लिटिल या दोनों को, या किसी भी टाइप के ट्रेडिशन को, है ना। वो एक आंसर क्वेश्चन था आपका। देखो अब यहाँ पे देखो बृहद परंपरा क्या होती है। निम्नलिखित में से क्या बृहद परंपरा से संबंधित है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से बृहद परंपरा कौन सी है। ऑप्शंस है आपके, यज्ञोपवीत धारण करना, संस्कारों की पूर्ति करना, शाकाहारी भोजन करना, अपवित्र पेशों को त्यागना, तीर्थ यात्राएं करना, परंपरागत ढंग से त्योहारों और व्रतों को पूरा करना, या उपयुक्त सारे। तो इसमें से ऐसा क्या है जो बृहद परंपरा नहीं है। इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज बिलोंग टू द ग्रेट ट्रेडिशन, है ना। ग्रेट ट्रेडिशन इनमें से क्या है बताओ। वेयरिंग द सेक्रेट थ्रेड, है ना, सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी सुना होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं यज्ञोपवीत धारण करना या जनेऊ धारण करना, ठीक है, संस्कार होता है। फुलफिलिंग द सेक्रामेंट्स, ईटिंग वेजिटेरियन फूड, अबंडनिंग अनहोली प्रोफेशन, फिर मेकिंग पिलग्रिमेजेस, देन फुलफिलमेंट ऑफ फेस्टिवल्स एंड फास्ट इन ट्रेडिशनल मैनर, ऑल ऑफ द अबव। क्या है आपका ग्रेट ट्रेडिशन, पता होगा आपको, गेस कर लिया होगा आपने। सारे के सारे, ठीक है, सारे होते हैं आपके ग्रेट ट्रेडिशन के अंदर, ऑल ऑफ दी अबव। अब आप देख लो, ये सारे के सारे ग्रेट ट्रेडिशन के अंदर आते हैं, ठीक है। आपने एस सी दुबे का विलेज पढ़ा होगा जब, ठीक है, तो उसमें देखा होगा कि एक ख़ास एरिया के अंदर वो लोग क्या करते हैं, किसी एक खास देवी, कोई बीमारी की देवी हैं, कोई चेचक की देवी हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो वो एक गांव के अंदर कर रहे हैं ना, ठीक है। चिकन पॉक्स की देवी बना दी और वो तो एक गांव के अंदर ही है ना, तो वो क्या है, लिटिल ट्रेडिशन है। बट ये सारी चीज़ें क्या है, ग्रेट ट्रेडिशन से रिलेटेड है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये देख रहे हो, ये सारे के सारे वृहद परंपराएं हैं जो वृहद स्तर पे किए जाते हैं सारे, ठीक है। और यही इसी को कॉपी करते हैं कौन, छोटे कास्ट के या छोटे स्टेटस वाले लोग, जो अपने आप को, अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, ऊंचा बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डोमिनेंट कास्ट से रिलेटेड है और एम एच श्रीनिवास ने ही उन्हें दिया है, ठीक है। इसमें से कोई ऐसा है जो बिलोंग नहीं करता है डोमिनेंट कास्ट के एट्रीब्यूट से, तो आपको बताना है विच एट्रीब्यूट डज नॉट बिलोंग टू डोमिनेंट कास्ट गिवन बाय श्रीनिवास, ठीक है। पढ़ देती हूँ। Sizable amount of arable land, strength of numbers, high place in the local hierarchy, western education, jobs in administration, urban source of income, acquisition of foreign land। इनमें से कौन सा ऐसा गुण है जो श्रीनिवास के द्वारा प्रभु जाति का नहीं है। कृषि योग्य भूमि की बड़ी मात्रा का होना, संख्या की ताकत होना, मतलब बहुत सारी संख्या में होना, स्थानीय पदानुक्रम में उच्च स्थान, पश्चिमी शिक्षा उनके पास हो, है ना, प्रशासन में नौकरियां हो, आय के शहरी स्रोत हो, विदेशी भूमि का अधिग्रहण हो। तो मतलब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डोमिनेंट कास्ट के, इसमें से कोई एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो डोमिनेंट कास्ट का नहीं है, ठीक है। श्रीनिवास ने सिर्फ 6 ही बताए हैं, लेकिन ऐसा 7वां कौन सा है जो कि एम एच श्रीनिवास ने नहीं दिया है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, आपका डोमिनेंट कास्ट वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आंसर है आपका विदेशी भूमि का अधिग्रहण, ये गलत है, ये डोमिनेंट कास्ट में नहीं बताया है श्रीनिवास ने, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ फॉरेन लैंड नहीं बताया है श्रीनिवास ने, लेकिन बाकी चीज़ें पढ़ लो, ये सारे के सारे 7th को छोड़ करके बाकी सारे डोमिनेंट कास्ट के लक्षण हैं, ठीक है। जो प्रभु जाति दी है उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये आपका आंसर है
इसको श्रीनिवास ने नहीं बताया है, बाकी सारे बताए हैं, ठीक है। अब उतने सारे तो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, बट उनमें से मेन कौन से हैं जिसको मेन माना जाता है, जिसको आप आंसर डिफाइन करते वक्त लिखते हो, विच एट्रीब्यूट इज नॉट द मेन एट्रीब्यूट ऑफ डोमिनेंट कास्ट गिवन बाय श्रीनिवास। मतलब ये 4 आपके एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं जो कि मेन हैं। इनमें से कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको मेन में हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं, सिर्फ 3 को ही इंक्लूड करते हैं जब मेन वाले बताते हैं, ठीक है। ये जो आपकी बीके नागला की इंडियन थिंकर की बुक है उससे उठाए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है, और वही ऑथेंटिक मानी जाती है, हमारे इंडियन थिंकर में वही एक मिलती है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने श्रीनिवास की मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट बताए हैं, जो कि 3 बताए हैं। इसमें से चौथा कौन सा है जो कि मेन एट्रीब्यूट नहीं है डोमिनेंट कास्ट का, ठीक है। समझ गया होगी हिंदी वाले भी मेरे सवाल का अर्थ। श्रीनिवास द्वारा दी गई जाति प्रभु जाति का प्रमुख गुण कौन सा नहीं है। मतलब ये 4 में से 3 ऐसे हैं जो प्रमुख गुण हैं प्रभु जाति के, लेकिन कोई ऐसा चौथा है जो कि प्रमुख में नहीं आता है। तो आप बताओ, संख्यात्मक ताकत, भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक शक्ति का होना, राजनीतिक सत्ता का होना, या पश्चिमी शिक्षा आपने ग्रहण की हो, ठीक है। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पावर थ्रू ओनरशिप ऑफ लैंड, पॉलिटिकल पावर, वेस्टर्न एजुकेशन। तो 3 मेन है, तो कौन सा ऐसा जो है जो मेन नहीं है वो है वेस्टर्न एजुकेशन। समझ गए, आंसर है आपका चौथा जो कि मेन नहीं है, जिसका नाम है वेस्टर्न एजुकेशन। यानी कि ये जो ऊपर 3 लिखे हुए हैं आपके, वो आपके मेन है, हमेशा याद रखना, हमेशा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक पावर थ्रू ओनरशिप ऑफ लैंड, ठीक है, ओनरशिप ऑफ लैंड के थ्रू उन्होंने इकोनॉमिक पावर गेन की है। फिर पॉलिटिकल पावर, ये 3 है आपके, 3 मेन है आपके, ठीक है। संख्यात्मक ताकत मेन है, भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आपने आर्थिक शक्ति का अधिग्रहण किया हो, आपके पास राजनीतिक सत्ता हो, तो आप बन जाओगे क्या, डोमिनेंट कास्ट। आप नहीं, मतलब एक बड़ा ग्रुप होना चाहिए, है ना। फिर क्या होगा, लौकिकीकरण की प्रमुख प्रकृति क्या है। इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है और सेकुलराइजेशन का भी। तो ये सेकुलराइजेशन के लिए हिंदी में धर्मनिरपेक्षीकरण की जगह लौकिकीकरण को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा मानते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड भी एक वीडियो है, ठीक है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वेस्टर्नाइजेशन का जो लिंक है आपको दूंगी मैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एक मैंने पश्चिमीकरण के ऊपर वीडियो बनाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देख लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लौकिकीकरण की प्रमुख प्रकृति क्या है, धार्मिक संरचना में परिवर्तन होना, बुद्धिवाद का विकास होना, या 1 और 2 दोनों, या कोई भी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज़ द मेजर नेचर ऑफ सेकुलराइजेशन। मेजर नेचर कौन सा है, मेजर पूछ रहे हैं ना। चेंजेस इन रिलीजियस स्ट्रक्चर, द डेवलपमेंट ऑफ रैशनलिज्म, या बोथ ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो देखो जो आपका लौकिकीकरण होता है या सेकुलराइजेशन होता है, उसमें क्या होता है, धार्मिक संरचना का भी चेंज आ जाता है, क्योंकि लोग धर्म पर अंधा विश्वास करना बंद कर देते हैं और धर्म के नाम पर भेदभाव ख़त्म कर देते हैं समाज में। तो इससे क्या होता है, लोग अलग अलग धर्म के लोग आपस में बिना भेदभाव के आपस में प्यार से मिलते रहते हैं, ठीक है, मिलते जुलते हैं और साथ में मिल कर के रहते हैं, कोई भी दंगे कोई भी कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। और साथ में बुद्धिवाद का विकास, यानी कि तार्किकता आती है लोगों में, रैशनैलिटी आती है, बुद्धिवाद का भी विकास हो जाता है। लोगों में बुद्धि आ जाती है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए सोसाइटी में, है ना। और चीज़ों को वो लोग तर्क के आधार पर सोचने लगते हैं, रैशनैलिटी के बेस पे। यानी कि धर्म को मान रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कोई सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल अंधा विश्वास कर रहे हैं, नहीं, वो लोग तर्क करते हैं, वो लोग सवाल करते हैं। तर्क करने का मतलब या बुद्धिवाद का मतलब क्या है, आप सवाल करना शुरू कर दो, ठीक है। तो यानी कि रिलीजियस स्ट्रक्चर में भी चेंज होता है, क्योंकि लोग अलग अलग रिलीजन को भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रैशनलिज्म भी होता है, क्योंकि वो लोग तर्क करना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अंधाविश्वास, ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशियस नहीं रहते हैं वो लोग। तो यानी कि इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव, यानी कि 1 और 2 दोनों है इसका आंसर, ठीक है। सेकुलराइजेशन में या लौकिकीकरण में यही मेन है आपका। ये एम एन श्रीनिवास की बात हो रही है, हमेशा याद रखना ये वीडियो देखते वक्त, ठीक है। पूरा का पूरा एम एन श्रीनिवास ने जो बताया हम वही सारी बातें कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इन जनरल कोई बात नहीं हो रही है। अब आया आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज़ द अप्रोच
of study of Srinivas, structural functionalist, conflict, both 1 and 2 या none of these? श्रीनिवास के अध्ययन का दृष्टिकोण क्या है? कौन से दृष्टिकोण से उन्होंने स्टडी की है? संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण, संघर्षवादी दृष्टिकोण, 1 and 2 बोथ, या इनमें से कोई नहीं? तो सवाल है आपका कि उनमें से इनका स्टडी वाला अप्रोच क्या है श्रीनिवास का। एक तो हमेशा याद रखना है, इन्होंने बुक व्यू भी किया है, साथ में फील्ड व्यू सबसे ज़्यादा किया है इन्होंने। इनका पूरा जो भी आप बुक्स देखते हो सब कुछ फील्ड व्यू पे बेस्ड है, ठीक है। और इनका अप्रोच क्या है स्टडी का? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है ये, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनका नाम था रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों वाले याद रखो। जो आपके मानव शास्त्री होते हैं ना, एंथ्रोपोलॉजी वाले, ये जो हैं उनके सानिध्य में इन्होंने काम किया, और ये जो आपके इवांस प्रिचार्ड और रेडक्लिफ ब्राउन है इससे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे। आंसर है इनका अप्रोच है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच या संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण। फिर अगला सवाल है आपका, संस्कृतिकरण द्वारा निम्न जाति की स्थिति में परिवर्तन होने में अक्सर कितना समय लग जाता है? 2 से 4 पीढ़ियों का, या 1 से 2 पीढ़ियों का, या 3 पीढ़ियों का, या 2 पीढ़ियों का? कितना टाइम लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट ऑफन टेक फॉर चेंज इन status of a lower caste by sensitization? How long does it often take for a change? बताना है आपको। इन स्टेटस ऑफ लोअर कास्ट बाय संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, संस्कृताइजेशन की जो प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, लोग अपनी स्टेटस को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही उन्होंने लोगों को कॉपी करना शुरू किया जो उनके लिए डोमिनेंट थे उनके लोकेलिटी में, तो उनको इन्होंने कॉपी करना शुरू किया। अब अचानक से तो कहेंगे नहीं कि हाँ ये जो भाई ये एक एक्स पर्सन है, ये बहुत अच्छा है, इसका सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा है। लोग अचानक से तो रिस्पेक्ट करने नहीं लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगता है, कितने जनरेशन का टाइम लगता है? बताना है आपको। कितने जनरेशन का टाइम लगता है? 1 से 2 पीढ़ियों का टाइम लग जाता है, तब जा कर के उनका स्टेटस थोड़ा ऊंचा होता है। तो एम.एन. श्रीनिवास आप लोग पढ़िएगा, और कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट करिएगा, आपके सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगी, ठीक है। और बाकी कमेंट्स का मैं आंसर रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ अभी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।